हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। और आज हम स्पर्श हिंदी में स्पर्श के गद्य भाग के अंतर्गत पाठ एक बड़े भाई साहब का अध्ययन करेंगे। बड़े भाई साहब ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक कथा है, ठीक है। और इस पहले इनके पाठ में प्रवेश करने के पहले हम इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय ये मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया। इन्होंने कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी कार्य किया और वहाँ पर इन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी फिल्मों के लिए, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आया। यद्यपि उनकी कृतियों पर यादगार फिल्में बनी। जी, इन्होंने कुछ कहानियां लिखी, उन पर कुछ फिल्में भी बनी उस पर आधारित। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह ही बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी, जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी कहानियां लिखी थी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं कि इस पाठ में क्या है, क्या कथा है इस पाठ की। पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में यह आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप घर के बड़े हैं तो आपको सब कार्य करने का अधिकार मिल जाएगा। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने आप को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। क्यों न, चाहे वो बड़ा ही क्यों न हो, क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। हम उम्र होते हैं, कई बार जो बड़े होते हैं वो कई 1-2 साल का ही अंदर होता है, लेकिन वो बड़े होने के कारण उनको छोटों के सामने अपने आप को आदर्श रूप में रहना पड़ता है, अपना आदर्श प्रस्तुत करना पड़ता है, तो उनको नसीहत ही देनी पड़ती है और उनका बचपना तिरोहित हो जाता है, उनका बचपना छिन जाता है और वो खुल करके वो कार्य नहीं कर पाते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो तो छोटे ही हैं, लेकिन घर में उनका छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती। केवल कुछ ही वर्ष वो बड़े, लेकिन फिर उनसे अपेक्षाएं की जाती कि तुम तो घर के बड़े हो, तुम्हें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। बड़ा होने के नाते वो खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। वो चाहते हैं कि वो कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे कि छोटे भाई के लिए मिसाल न बने। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है और वो अपना आदर्श ही प्रस्तुत करते रहते हैं, अपनी मिसाल देते रहते हैं कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मैं अपने छोटे भाई के लिए मिसाल बनूं। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। कथानायक हैं, वो बता रहे हैं कि मेरे बड़े भाई हैं घर में मेरे से, वो केवल 3 दर्जे बड़े हैं, सिर्फ 3 कक्षा में ही मुझसे आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। दोनों एक ही साथ स्कूल जाने लगे थे, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। तालीम अर्थात शिक्षा, कि वो आराम से पढ़ना चाहते थे, कि आराम से उसका जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं जल्दबाजी में वो जल्दी दूसरी कक्षा में चले जाएं, वो आराम से पढ़ना चाहते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। अर्थात वो एक ही कक्षा में एक साल में ही नहीं 2-2, 3-3 साल भी पढ़ना पसंद करते थे। वो चाहते थे कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे
पायदार पर बने। अगर मकान की नींव मजबूत नहीं होगी तो फिर मकान कैसे मजबूत बनेगा। मैं छोटा था, नायक बोल रहे हैं, मैं छोटा था वो बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी वो 14 साल के थे, उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। तंबीह मतलब होता है मेरी को सजा देने का अधिकार था, क्योंकि वो मेरे से बड़े थे। और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझ, छोटे भाई होने के नाते उनका यह अधिकार बनता था कि उनकी आज्ञा का पालन करें। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, पढ़ने का उनको शौक था, अध्ययनशील थे, पढ़ते रहते थे, हर दिन किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, इबारत मतलब परिभाषा, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम श्रीयुत राधेश्याम, 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की, मतलब इच्छा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। उनका बस ये वो कहते थे कि उनका मन नहीं लगता था, कुछ ना कुछ वो लिखते रहते थे, जानवरों के चित्र बनाते रहते थे और ऐसे ऐसे शब्द लिखते रहते थे, ऐसी परिभाषाएं लिखते थे जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता था। और इनका जो नायक की इच्छा होती थी कि मैं पूछूं भाई साहब से कि इसका क्या अर्थ होता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी। वो 9वीं जमात में थे, 9वीं क्लास में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी कि मैं कैसे पूछूं उनसे, ये उनकी हिम्मत नहीं होती थी। अब नायक बोल रहे हैं कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मुझे जैसे ही मौका मिलता हॉस्टल से निकलकर मैं मैदान में आ जाता। ये हॉस्टल में रहते थे दोनों भाई, और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदता, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा था। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। बाहर तो वो शैतानी करते रहते थे, दोस्तों के साथ खेलते, लेकिन जैसे ही वो रूम में आते थे, कमरे में आते थे, तो बड़े भाई साहब का रुद्र रूप वो डांटने के लिए उनको तैयार रहते थे। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे, कहाँ थे तुम अब तक? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। वो सिर्फ शांत रहकर, चुपचाप रहकर ये सब सुन लेते थे। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि ये कह दे कि मैं बाहर खेल रहा था। मेरा मन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब उसके सिवा और कोई इलाज नहीं है। भाई साहब के साथ पास में कोई इलाज नहीं था। वो चुपचाप रहते थे कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अब बोल रहे हैं भाई साहब कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा, एक अक्षर भी नहीं आएगा तुम्हें। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ लें, नहीं। एरा गेरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ रही है। वो नसीहत दे रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि चाहे कोई भी पढ़ लें, इसके लिए आंखें फोड़नी पड़ती, खूब मेहनत करनी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो, मतलब कितने मूर्ख हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते हो। अपनी नसीहत दे रहे कि तुम इतनी सी समझ नहीं आती तो मुझे देखकर क्यों नहीं समझते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, इतनी मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है जाते हुए? वो कहते हैं कि मेरे को कभी बाहर जाते हुए देखा है? मैं खेलने जाता हूँ, मेलों में घूमने जाता हूँ, कभी नहीं जाता। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक ही कक्षा में 2-2 साल रहता हूँ। मतलब वो 2-2, 3-3 साल एक ही कक्षा में फेल होते रहते हैं।
फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद वक्त गवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़ते सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। अगर तुम्हें खेलना ही है तो तुम घर जाओ और वहां पर जाकर गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाए के रुपए क्यों बर्बाद करते हो अगर तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं है तो। मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति वाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते। ऐसी ऐसी बातें कहते थे वो कि मुझे बहुत बुरा लगता था और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता था नायक को कि वो सोचते थे कि मैं घर पे चला जाऊं, मैं नहीं पढ़ूं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर है। अगर मैं नहीं पढ़ सकता हूं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं घर ही चला जाता हूँ। लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। वो टाइम टेबल बनाते बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार करते कि कैसे शुरू करें। एक तैयार करते टाइम टेबल, एक समय सारणी कि मुझे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए मैं कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती, मतलब खेल कूद को बिल्कुल समय नहीं देते थे वो टाइम टेबल में। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब किताब और 9 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आ जाना, शाम आराम, फिर 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। ये उनकी समय सारणी थी, समय ये जो उनके टाइम टेबल बनाया था।